Okay, so after the last lesson on Thursday about organic chemistry, we are back to finding chiral centers in cyclic compounds. जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया मैंने आइडिया दे दूं, लास्ट क्लास थर्सडे को जो हमारी हुई थी ऑर्गेनिक से रिलेटेड, उसमें मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ फार्मूलाज बताए थे, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव मोलिकुलर फार्मूलाज, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, डिस्प्लेड फार्मूलाज, स्केलेटल फार्मूलाज। तो उसके लिए फिर मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जो नेमिंग में और आइसोमर्स में आप लोगों ने डिस्प्लेड ड्रॉ किए हुए हैं, उसकी अगर आप प्रैक्टिस करें बाय मेकिंग देम इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड स्केलेटल फॉर्म, तो फिर आपको प्रैक्टिस का आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ डज इट कम इन पेपर एंड हाउ डू यू नीड इट। तो साइक्लिक कंपाउंड में कायरल सेंटर को करके फिर उसके बाद हम रिएक्शंस वगैरह की तरफ आ जाएंगे, एल्केन्स के रिएक्शंस हैं, एल्कीन, अल्कोहल, ये सारे। So we'll just continue with the side heading. I'll just write it down. That's like finding chiral carbon or chiral center in cyclic compounds. साइक्लिक कंपाउंड्स में किस तरह से हम कायरलिटी को, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर को आइडेंटिफाई करते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने स्किप किया था ऑप्टिकल आइसोमर्स में, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको टाइप्स ऑफ फार्मूलाज नहीं बताए थे। एंड द क्वेश्चन इन दिस नॉर्मली कम्स इन फॉर्म ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो एक दो चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं बिफोर आई स्टार्ट विद एग्जांपल्स। साइक्लिक कंपाउंड की ऑप्टिकल आइसोमर्स की स्केचिंग आपके सिलेबस में नहीं है। आई मीन nowhere in past paper you would find a question which would ask you to draw the optical isomers of a chiral carbon, like cyclic carbon, cyclic compound. सिर्फ उसमें आपको chiral center ढूंढने पड़ते हैं और एक कंपाउंड में you would find lot of chiral centers और chiral carbons, like 5, 6, 8, 9 तक भी आंसर्स में लिखा हुआ है MCQs में, and most of these questions are like in MCQs again. दूसरी चीज ये कि chiral carbon is the one which is attached with 4 different groups or group of atoms. Chiral carbon is not the one which is attached with 4 different compounds. ठीक है ना, 4 different groups. एक कार्बन के ऊपर 4 different compound attach नहीं हो सकते। कंपाउंड इंडिपेंडेंट होता है, फ्री होता है, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर एटम्स अटैच हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट चेन्स भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी टेक्निकल एग्जांपल पे आते हैं। नाउ लेट्स से इफ वी हैड अ स्ट्रक्चर व्हिच इज लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर, और उसमें हमारे पास इस तरह से एक पोजीशन पे क्लोरीन है और दूसरी साइड पे इस जगह कोई मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3 या कोई भी ग्रुप अटैच है। तो अब मैंने इसको स्केलेटल फॉर्म में ड्रॉ किए, अदर देन मिथाइल ग्रुप, इसको भी मैं लाइन लगा सकता था ऐसे सिंपल। तो जब सिंपल एक लाइन लगी हुई होगी नीचे, तो वो मिथाइल या अल्काइल चेन है। तो इसमें ऑल दीज पॉइंट्स हियर आर द कार्बन एटम्स, लाइक जो हेक्सागन है ये सारे पॉइंट्स कार्बन एटम्स हैं। तो इसमें ये जो सिंगल लाइंस हैं ये सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ये जो कार्बन है, फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट दैट हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन इट। तो कायरल कार्बन के लिए कंडीशन ये है कि उस पर सारे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो जहां आपको लगे कि ये CH2 है, वहां तो कायरल नहीं होगा। तो इसको, इस कार्बन को, इस कार्बन को, इसको और इसको तो आप इग्नोर कर देंगे बिकॉज देर ऑल लाइक CH2 कार्बन्स। बट दिस कार्बन हियर, the one with the chlorine attached on it, that is a chiral carbon, ये वाला। और ये कार्बन जिसमें मिथाइल अटैच है ये भी कायरल है। अच्छा, अब ये कायरल कैसे हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसको आपने समझना, फिर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए, इस कार्बन पे हमारे पास एक तो हाइड्रोजन अटैच है जिसको हमने ड्रॉ नहीं किया हुआ, क्लियरली डिफरेंट है। सेकंड ग्रुप क्लोरीन है, डिफरेंट है। लेकिन उसके बाद आपने साइक्लिक कंपाउंड पे क्लॉकवाइज जाना है और फिर उस कार्बन से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और जाके आपने चेक क्या करना है कि इस कार्बन के अगेंस्ट किसी और कार्बन पे कोई और डिफरेंट ग्रुप या कोई क्लोरीन भी इवन
अटैच है और उसकी पोजीशन इस कार्बन के ऊपर जो क्लोरीन है उससे वो दोनों साइड से डिफरेंट बनती है या सेम बनती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, you start from this carbon, if you're like checking for the chirality of this carbon which is attached with the chlorine, तो आपने इस कार्बन से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाके चेक करना है कि जो मिथाइल ग्रुप है उसकी पोजीशन रिंग पे क्या है। टेक्निकली आप कार्बन्स को काउंट कर रहे होते हैं, तो इस कार्बन को अगर मैं नंबर 1 करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। सो आई कुड से कि मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड एट थर्ड नंबर फ्रॉम दिस क्लोरीन ऑन द रिंग। इस साइड से अगर मैं क्लॉकवाइज आता हूँ तो मिथाइल की पोजीशन क्लोरीन के अगेंस्ट थर्ड नंबर पे। सो क्लॉकवाइज इट्स एट 3 पोजीशन, बट जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके आता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज इट वुड बी 1 2 3 4 5। मतलब ये अगर कार्बन 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 हो जाएगा फिर। So when I go anti-clockwise, so the position of methyl group against chlorine is at 5th position. तो अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड पे, मैं इसको लिख भी दूंगा बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड्स पे आप डिफरेंट ग्रुप्स अटैच देखते हो, डिफरेंट हो जाए सेम हो जाए इससे इश्यू नहीं है। सो इफ यू सी ग्रुप्स अटैच्ड ऑन साइक्लिक कंपाउंड and the position of those groups is different from both direction, clockwise आने से और एंटी क्लॉकवाइज आने से अगर उनकी पोजीशन डिफरेंट बनती है तो वो कार्बन दोनों कायरल होंगे। मतलब इस क्लोरीन के अगेंस्ट ये मिथाइल की पोजीशन डिफरेंट है और इस मिथाइल के अगेंस्ट मैं क्लोरीन को अगर चेक करूंगा तो उसकी भी पोजीशन डिफरेंट होगी। सो दिस कार्बन इज आल्सो कायरल एंड दिस कार्बन इज आल्सो कायरल। सो दीज टू कार्बन्स आर कायरल इन दिस साइक्लिक हेक्सागोन मॉलिक्यूल। बाकी इसको मैंने स्केलेटल फॉर्म में इसलिए रखा है ताकि आप थोड़ा इमेजिनेशन यूज करें, जो लास्ट लेसन में हमने किया था। और अगर किसी को इस वक्त इमेजिनेशन नहीं हो रही तो मैं इसको डिस्प्लेड फॉर्म में ड्रॉ भी कर देता हूँ, लेकिन ये पेपर में इतना टाइम नहीं है, इससे 5 टाइम 10 टाइम बड़े बड़े मॉलिक्यूल आपको एमसीक्यूज में मिलते हैं। इसको अगर मैं डिस्प्लेड फॉर्म में ड्रॉ करूँ तो इट वुड बी लाइक CH2 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 फिर CH3 और फिर इस साइड पे भी मेरे पास CH2 CHCl और ये। तो जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था इवन पिछली क्लास में स्केलेटल फॉर्मूला समझने के बाद भी, उनको मैंने ये ड्रॉ कर दिया, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि यू डोंट हैव दैट मच टाइम नाउ। जो चीज़ मैं ऑर्गेनिक में आपको करा रहा हूँ उसको डेली बेसिस पे आपने ग्रेस्प करना और याद रखना है। अब ये वो स्ट्रक्चर है, दिस वन, एंड दिस इज लाइक इन द डिस्प्लेड फॉर्म। मतलब आपको नजर आ रहा है कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं और कहाँ पर क्या चीज़ अटैच। तो अगर आप अब देखें तो इस मॉलिक्यूल में देखो जिस कार्बन पे तो CH2 है वो तो कायरल नहीं हो सकता, बिकॉज एन एटम और कार्बन एटम विद सेम ग्रुप्स अटैच्ड ऑन इट कैन नॉट बी कायरल। तो ये कार्बन तो कायरल नहीं होंगे, लेकिन ये कार्बन जिस पे क्लोरीन अटैच है, इनफैक्ट इट्स दिस वन, और ये कार्बन जिस पे मिथाइल है, दिस वन, they are chiral, but how do we decide about it? We check the position of these branches on the ring from both direction. Like क्लोरीन के लिए मैंने मिथाइल को चेक किया, मिथाइल के लिए क्लोरीन की पोजीशन चेक की। तो अगर उनकी पोजीशन डिफरेंट आती है दोनों साइड्स पे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाने से, तो द कार्बन्स विल बी कायरल। लेकिन अगर वो सेम आती, डिफरेंट नहीं होती, तो वो कायरल नहीं होगा। सेम आने की एग्जांपल भी मैं लिखता हूँ, पहले मैं इस पॉइंट को लिख दूँ फिर आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। So for a cyclic compound, you need to check the position of branches on the ring from both directions. For finding the chiral carbon in the cyclic compound, you need to check the position of branches on the ring from both directions. Both directions mean clockwise, anti-clockwise. And if the positions are different, then they're like chiral. If both, or if the positions are different, if positions are different, then such carbons are chiral. तब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आपकी
सिलेबस की बुक है कैम्ब्रिज की, रॉजर नॉरिस की, ये लेवल केमिस्ट्री 3rd एडिशन, 2nd एडिशन आप लोगों का है। और अदरवाइज कोई भी ए लेवल की जो बुक नॉर्मली यूज होती है, अगर आप उसको देखें तो उसमें ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कहीं भी कि साइक्लिक कंपाउंड्स में कायरलिटी कैसे चेक होती है। बट अगर आप पास पेपर उठा के देखें तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर से जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे है। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये है कि सो दैट आई मीन एग्जामिनर वुड नेवर आस्क यू हाउ डिड यू एग्जैक्टली चेक द कायरलिटी इन अ साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन ये क्राइटेरिया हम यूज करते हैं कि रिंग के ऊपर दोनों साइड से पोजीशन चेक करते हैं, अगर डिफरेंट होंगी तो कायरल, नहीं है तो नहीं कायरल। एक और इसमें चीज़ें मैं ऐड करूंगा, लेकिन साथ ही क्विकली एक एग्जांपल बता दूं। और अगर किसी कंपाउंड को मैं इस तरह ड्रॉ करता कि क्लोरीन और मिथाइल की जो पोजीशन है, इनको मैं रिंग पे, लाइक क्लोरीन को मैं ऊपर ले गया हूँ इस जगह पर, तो अगर आप क्लोरीन को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इस जगह पर, अब मैं मिथाइल और क्लोरीन के अगेंस्ट इन दोनों की पोजीशन चेक करूंगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप इस साइड से आते हो और इस साइड से आते हो, बट इफ यू वुड डू दैट यू वुड नोटिस के बोथ दीज टू ग्रुप्स आर एट द सेम पोजीशन इन बोथ डायरेक्शन। लाइक अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं तो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो इस साइड से मिथाइल 4th पे आ रहा है, और इस साइड से आओगे तो 1 2 3 4, इस साइड से भी 4 पे आ रहा है। इसी तरह से मिथाइल के अगेंस्ट आप क्लोरीन की पोजीशन चेक करोगे तो वो भी दोनों 4th पे आ रहे हैं। सो दिस कंपाउंड has no chiral center in it, no chirality, no chiral carbon। साइक्लिक कंपाउंड्स में कायरलिटी चेक करने का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। आपने रिंग पे दोनों साइड्स पे मूव करके देखना है कि जो ब्रांचेस अटैच्ड हैं, इररिलेवेंट ऑफ व्हाट ब्रांचेस आर दोज, लाइक दे आर सिमिलर और डिफरेंट, हो सकता है दोनों क्लोरीन होते, हो सकता है मिथाइल होते हैं, बस उनकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। अगर डिफरेंट है तो वो कायरल है, अगर डिफरेंट नहीं है तो कायरलिटी नहीं है। दूसरा, अभी मैंने क्लास के स्टार्ट में बता दिया था कि साइक्लिक कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर्स की स्केचिंग आपके सिलेबस में नहीं है। आइसोमर्स में काफ़ी डिटेल्स ऐसी हैं सिस ट्रांस में और बाकियों में भी जो आपके सिलेबस से निकल जाती हैं, तो हम उन साइड पे नहीं जाते। अब यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें क्वेश्चन है, पूछ लें। एक चीज़ इसमें और ऐड होने वाली है, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। एनीवन? अच्छा, चलें फिर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा, बिकॉज एज आई जस्ट सेड यू गेट बिगर मॉलिक्यूल्स इन क्वेश्चंस जिसमें मल्टीपल साइक्लिक रिंग्स अटैच होते हैं, तो उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो मैं बताता हूँ। So if you get a cyclic compound, like if you get a compound which has many rings in it apparently, which are connected together, like cholesterol एक बड़ा common example है जो examiner दे रहा होता है, तो उसमें आपने chirality कैसे check करनी है? Now let's say we have these two rings attached, एक इसमें hexagon है, एक pentagon है, और इनके ऊपर मेरे पास कोई ग्रुप्स अटैच्ड थे, इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स हैं। Now you got two rings attached and we are supposed to find out the number of chiral centers or chiral carbons in it. अब इसमें एक दो चीजें आपने याद रखनी है। अगेन, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा वो कभी कायरल नहीं हो सकता, बिकॉज कायरल कार्बन के लिए इट मस्ट हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड। अब जब किसी जगह पर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वहां पर 4 ग्रुप्स अटैच हो ही नहीं सकते, 3 ग्रुप से अटैच होते हैं। तो इस पॉइंट को भी मैं इधर लिख देता हूँ साइड पे, नो कायरलिटी एट डबल बॉन्ड। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब मल्टीपल रिंग्स होंगे कंपाउंड में, तो जिस जिस जगह पर रिंग अटैच हो रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, वो कार्बन डेफिनेटली कायरल होंगे। ठीक है, अब उसकी एग्जैक्ट रीजनिंग अगेन जैसे मैंने कहा मैं रिक्वायर्ड नहीं है, आपने बस इतना याद रख लेना कि जहां पर दो रिंग्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, आप देखो इस कार्बन से ये हेक्सागोन इसके साथ कनेक्ट हो रहा है इस जगह पर, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, तो दीज टू कार्बन्स आर डेफिनेटली कायरल कार्बन्स, प्रोवाइडेड के वहां पर डबल बॉन्ड ना हो।
ठीक है, डबल बॉन्ड पे कायरलिटी नहीं होती, वो मैंने पहले लिख दी है, लेकिन जिस जिस पोजीशन पे रिंग्स कनेक्ट हो रहे हैं दे आर कायरल। सो इस पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूँ। सो द कार्बन्स connecting the rings are chiral provided they have no double bonds। जिन कार्बन्स के साथ रिंग्स जुड़ते हैं आपस में जिन पॉइंट्स पे, वो कायरल, बट वहाँ डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो एक कार्बन ये यहाँ पर ये रिंग इसके साथ इधर कनेक्ट हो रहा है, दूसरा नीचे इधर कनेक्ट हो रहा है और बॉन्ड भी सिंगल है, तो ये दोनों कार्बन कायरल होंगे। उसके बाद आपने वही क्राइटेरिया करना है जो भी इससे पहले एग्जाम्पल मैंने बताई थी, और वो क्या था कि अब मुझे इस कार्बन के ऊपर ये ब्रोमीन नजर आ रहा है, ठीक है, बाकी तो ये CH2 है, CH2 है, ये डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, ये CH2 है, उन कार्बन्स को तो मैं देखूंगा नहीं क्योंकि उन पे ग्रुप सेम है और डबल बॉन्ड पे वैसे कैरिलिटी नहीं है। तो इस ब्रोमीन के अगेंस्ट अब मुझे देखना है कि पूरे रिंग पे कोई डिफरेंट ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई डबल बॉन्ड, कोई चीज डिफरेंट मुझे नजर आ जाए, और उसकी मैं पोजीशन चेक करूंगा दोनों साइड से। सो इस ब्रोमीन के अगेंस्ट अगर मैं इस साइड से आऊं तो ये कीटोन कार्बन है, इसकी पोजीशन भी आप चेक कर सकते हैं। इट्स लाइक 1 2 3 4, आप एक रिंग से दूसरे पे आ जाओगे अगर आप काउंटिंग करनी है लास्ट में, वरना जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, इस साइड से कीटोन की पोजीशन है फोर्थ कार्बन। बट अगर मैं इस साइड से आता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड से कीटोन कार्बन 7 पोजीशन पे है। तो आप इस ब्रोमीन के अगेंस्ट इस कीटोन की पोजीशन चेक कर लें, डिफरेंट आ गई तो ये कार्बन ब्रोमीन वाला कायरल। और अच्छा, ब्रोमीन के लिए मैं कीटोन को भी यूज कर सकता था, इस डबल बॉन्ड को भी एज अ रेफरेंस यूज कर सकता था। तो ब्रोमीन के अगेंस्ट इस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी डिफरेंट है इस साइड से और इस साइड से। सो अगर ये कीटोन के अगेंस्ट कायरल नहीं भी होता तो उस साइड से डबल बॉन्ड के अगेंस्ट कायरल हो जाता। इन शॉर्ट, मेरा मॉलिक्यूल हैज मेनी रिंग्स इन इट, तो जिधर जिधर ब्रांचेस बन रही होती हैं वो सारी कायरल होते हैं, प्रोवाइडेड कि उस पर कोई डबल बॉन्ड ना आ रहा हो। लेकिन आपने इस कीटोन को कायरलिटी के लिए चेक नहीं करना कार्बन को, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, उधर कायरलिटी नहीं हो सकती। इसी तरह जो डबल बॉन्ड के कार्बन है इन पे कायरलिटी नहीं हो सकती। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल मेरे पास 3 कायरल सेंटर्स हैं या 3 कायरल कार्बन हैं। तो ये सारा साइक्लिक कंपाउंड का है। इसमें एक एग्जांपल मैं और ड्रॉ करता हूँ, उसको आप लोग खुद ट्राई कर लें, फिर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। इस कंपाउंड पे आप लोग ट्राई करें, ज़रा कायरलिटी चेक करें कि कितने कायरल कार्बन्स हैं इस पे। और इस पे इधर OH लगा हुआ है, नीचे क्लोरीन है, ये साइड पे ब्रांच है मिथाइल, ये क्लोरीन है। तो ज़रा इसको चेक करें कि इस पे कितने कायरल सेंटर्स बनेंगे। ये बेटा को आंसर शेयर कर सकता है अगर आपने फाइंड कर लिए इसमें कायरल सेंटर्स। एनीवन?
कोई गैस ही कर दो यार। सिर्फ 5 है। 5. I guess that's correct answer. Let's just count them. So this carbon where chlorine is attached, it's definitely chiral, क्योंकि देखो इसके against आप इस OH वाले ग्रुप को देख लो, इसको देख लो, definitely there are different position. So this carbon is chiral. फिर ये कार्बन जिस पे ये CH2OH अटैच है, ठीक है, ये कार्बन भी chiral है क्योंकि इस कार्बन के अगेंस्ट क्लोरीन की पोजीशन दोनों साइडों से डिफरेंट बनती है। फिर जिन पोजीशंस पे मैंने बताया कि रिंग कनेक्ट होते हैं आपस में, these two carbons are also chiral like this one and this one, ये वाला। बट ये जो कार्बन जिसके साथ आप देख रहे हो क्लोरीन अटैच है साइड चेन पे, ये कार्बन भी chiral है क्योंकि इस कार्बन पे मेरे पास क्लोरीन है, मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है और फिर ये पूरा बड़ा रिंग लगा हुआ है, सारे ग्रुप डिफरेंट है। So this carbon 1, 2, 3, 4, 5, they're all chiral carbons. So this compound has 5 chiral centers. Good. But ये जो कार्बन है इस जगह पे ये CH2 है, बेंड करके जिधर मैंने इसको लगाया है, ये chiral नहीं है, ये CH2 है, ये CH2, CH2, CH2। तो CH2 वाले कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, CH3 कार्बन, they are not chiral. They have to be different. इसमें although it's like relatively smaller structure, but it has 5 chiral centers. तो जैसे मैंने कहा कि आपको पेपर में 7, 8, 9 तक कायरल सेंटर्स मिलेंगे जो आपने ढूंढने होते हैं। समटाइम एग्जामिनर 2-3 कायरल सेंटर इस तरह से मार्क कर देता है आपको, और वो कह देता है कि जी जो बाकी मिसिंग कायरल सेंटर्स हैं उनको सर्कल कर दें स्ट्रक्चर्ड पेपर में। तो फिर आपने देखना इन एडिशन टू द गिवन हाउ मेनी अदर आर मिसिंग। ये कॉन्सेप्ट था जो ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमारा रहता था। तो अब आई होप के कोई क्वेश्चन नहीं है, पूछना है पूछ लें। हमारा नेक्स्ट जो अब टॉपिक है रिएक्शंस हैं, ये एल्कीन के सारे ये हम स्टार्ट करेंगे। सो आई जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अच्छा, अब एक चीज ऑर्गेनिक, हम फर्स्ट कंपाउंड उसके रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। अगर तो आपने ऑर्गेनिक पे अच्छी ग्रिप करनी है, जो आपको करनी पड़ेगी, अबाउट अच्छा खासा पेपर इससे आता है, तो आपने हर एक टॉपिक में नंबर ऑफ रिएक्शंस काउंट कर लेना है, कितने रिएक्शंस होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या है, सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ेंगे अच्छे तरीके से। एक जब आप याद कर लें तो उसके बाद क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के प्रैक्टिस करते हुए यू विल एंजॉय इट। बट अगर आप इनको याद नहीं करेंगे सही तरीके से और क्वेश्चंस पे चले जाएंगे तो फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। एल्केन्स के टोटल हमारे सिलेबस में 3 रिएक्शंस हैं, एक कंबस्शन जो ओ लेवल वाला है, फिर एक क्रैकिंग वो भी ओ लेवल वाला है, और एक फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन जो ओ लेवल का है लेकिन उसका मैकेनिज्म नया है जो हम इधर पढ़ते हैं ए लेवल में। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पुरानी सिलेबस की है। सो विल स्टार्ट विद द रिएक्शंस। अब इनकी नेमिंग वगैरह और वो चीज़ें हम कर चुके हैं आइसोमर्स। फर्स्ट वन इज कंबस्शन। अब एल्केन की कंबस्शन आप जैसे करते हैं तो वो कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबस्शन जैसे हमने पढ़ा हुआ है। कंप्लीट कंबस्शन होगी तो CO2 वाटर बनेगा, इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है लेकिन लेस हीट कंपेयर टू कंप्लीट कंबस्शन। तो ये पॉइंट्स में लिख देता हूँ। कंप्लीट कंबस्शन में let's say if you got ethane and you burn it with oxygen that would form CO2। अगर आप 1 मोल के अगेंस्ट भी बैलेंस करें इसको तो कोई इशू नहीं है, तो 2 मोल CO2 और 3 वाटर, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप इसको 7/2 कर सकते हैं। स्टेट सिंबल्स याद रखेंगे आप। वाटर इनिशियली इज फॉर्म्ड एज अ गैस, लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस लिख दे एग्जामिनर तो फिर वाटर को आपने लिक्विड दिखाना है। फर्स्ट 4 एल्केन्स आर गैसेस, फर्स्ट 4 आर गैसेस। उसके बाद जो है वो हमारे सिलेबस के हिसाब से सारे लिक्विड, वैसे 17 कार्बन से ऊपर चले जाए तो वो वैक्स लाइक और सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। बट अगर हम इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं एल्केन्स की, तो इनकम्प्लीट कंबशन में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, और इसके साथ अगर आप हीट लिखते हैं तो इट्स नॉट कंपल्सरी एज सच, बट यू नीड टू नो ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। इनकम्प्लीट कंबशन में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी और साथ वाटर एंड हीट ऑफ कोर्स, लेकिन दिस इज लेस हीट कंपेयर टू कंप्लीट कंबशन। तो हीट रिलीज्ड इन इनकम्प्लीट कंबशन इज रिलेटिवली लेस देन कंप्लीट कंबशन। इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 2, इसको 3 कर दें
तो ये 3 to 5 तो 5/2। तो अब आप देखें इसके रेशियो ऑक्सीजन की कम हो गई है, 1:7/2 3.5, और इधर 1:5/2 और 2.5। तो जब आप ऑक्सीजन के मोल्स कम सप्लाई करेंगे अगेंस्ट 1 मोल ऑफ द हाइड्रोकार्बन, तो फिर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आपने याद रखना है कि इट इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, पॉइजनस गैस। ये इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपके सिलेबस में बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट एट टाइम यू आर सपोज्ड टू पिक व्हिच गैस कुड बी इन द गिवन ऑप्शन। तो जिसके लिए एग्जामिनर पॉइजनस का वर्ड साथ ऐड कर दे कलरलेस ऑर्डरलेस के साथ, दैट विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड एज पर आवर सिलेबस। इजी रिएक्शन, कोई इसमें टेक्निकल या इतनी मुश्किल बात नहीं है। बाकी फ्लेम और स्पार्क हमें एक्टिवेशन एनर्जी के लिए तो देना ही पड़ता है, इवन फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्रैकिंग है। मैं ख्याल से मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछेंगे, जो चीज़ आसान है उस पर इतना टाइम लगाने का फायदा नहीं और दिल भी नहीं करता, बिकॉज इट्स क्वाइट लॉजिकल एंड स्टूडेंट्स नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स क्वाइट वेल। आई मीन जिस पे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं बार बार, उस पर थोड़ा हम एम्फेसिस भी ज़्यादा करते हैं। क्रैकिंग जो है ना उसमें थोड़ी गड़बड़ नज़र आती है टाइम्स, उसको आप सही तरीके से समझेंगे। तो क्रैकिंग इज इन फैक्ट ब्रेकिंग ऑफ लार्ज एल्केन्स इनटू स्मॉलर एल्केन्स एंड एल्कीन्स विच आर ऑफ ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो एज अ सेकंड रिएक्शन भी इसको हम पढ़ते हैं, एज अ प्रोसेस भी पढ़ते हैं जो इंडस्ट्री में होता है। तो इट्स ब्रेकिंग लार्ज एल्केन्स into smaller alkanes और alkenes। alkynes इसमें नहीं बनते, ये चीज आपने याद रखनी है। alkynes are not formed by cracking of alkanes directly। alkynes में ट्रिपल बॉन्ड होता है और वो बनते हैं जब हम alkenes की फर्दर क्रैकिंग करते हैं, जो अगेन हमारे सिलेबस में उस तरह है नहीं। वी आर डूइंग द क्रैकिंग ऑफ alkanes। अच्छा, जो alkanes है इनके लिए वर्ड पैराफिन भी यूज होता है कभी। So paraffins are like the large alkanes, और पेट्रोल के लिए भी लाइक डीजल से ऊपर वाला जो है उसके लिए वर्ड पैराफिन यूज हो जाता है। तो अगर कहीं पेपर में एमसीक्यूज में आ जाए कि पैराफिन्स आर सब्जेक्टेड टू लार्ज हीट, दैट वुड बी लाइक कि आप उसको क्रैकिंग करने जा रहे हैं उसकी। अच्छा, इससे की जो क्रैकिंग की टाइप्स और कंडीशंस हैं वो मैं एक दफा साथ लिख देता हूँ। दैट्स लाइक टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। इसमें दो टाइप्स हैं, एक तो थर्मल क्रैकिंग है और दूसरी कैटालिटिक क्रैकिंग है। Thermal cracking and catalytic cracking. The difference between the two is that in catalytic cracking, as the name shows, we use catalyst, और catalyst यूज करने से क्या होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो थोड़ी लोअर हो जाती है, तो हमें टेम्परेचर हीट वगैरह कम देना पड़ता है। थर्मल क्रैकिंग में द टेम्परेचर इज अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस, 800 अप टू 800 to 1000, इसमें कोई फिक्स ब्रैकेट नहीं है, अप टू 1000 है टिपिकली। और जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर आप उसमें लिखेंगे, 300 एटमॉस्फेयर से हाई रहता है नॉर्मली। जो कैटालिटिक क्रैकिंग है इसमें द टेम्परेचर इज लोअर्ड, द कैटलिस्ट यूज्ड आर is a mixture of aluminum oxide and silicon dioxide। तो कैटलिस्ट के यूज करने से जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, दैट इज अप टू 600 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर स्टिल हाई रहता है। तो कंडीशंस के साथ आपने याद रखेंगे, सम टाइम एग्जामिनर आपको ओवरऑल कंडीशंस लिखने के लिए कह देता है थर्मल या कैटालिटिक क्रैकिंग की, तो फिर आप अकॉर्डिंगली लिस्ट करेंगे। ये कैटलिस्ट आपके सिलेबस में, इनको याद रखना आपने। और टेम्परेचर की भी ब्रैकेट्स का आइडिया होना चाहिए विद द फैक्ट के विद द कैटलिस्ट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर विल ड्रॉप डाउन अबाउट 300-400 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो इसमें एक दो पॉइंट्स है, फिर मैं इक्वेशंस की तरफ आता हूँ, और वो ये जो टेक्निकली ए लेवल का कॉन्सेप्ट बनता है। जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पैराफिन या एल्केन की क्रैकिंग करेंगे तो उसमें आपने याद रखना है कि उससे
जो प्रोडक्ट बनेंगे, द प्रोडक्ट कैन बी स्मॉलर और डिफरेंट कंपाउंड, नॉट द सेम कंपाउंड। बिल्कुल सेम प्रोडक्ट नहीं आएगा या उससे लार्जर नहीं आएगा। तो क्रैकिंग results does not form or does not lead to formation of a bigger product or same compound again। इसका मतलब यह है कि अगर मैं हेक्सेन की क्रैकिंग करने जा रहा हूं तो मुझे हेक्सेन से हेप्टेन नहीं मिलेगा, ऑक्टेन नहीं मिल सकता, छोटा कंपाउंड मिलेगा, या सेम नहीं मिलेगा। सेम का मतलब है कि हेक्सेन से फिर हेक्सेन नहीं आना चाहिए, वो चेंज ही नहीं हुआ कुछ। तो हेक्सेन से मुझे हेक्सीन मिल सकता है, हेक्सीन इज डिफरेंट नॉट सेम। फिर दूसरी बात यह है कि हेक्सेन से छोटा मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, पेंटीन, एल्कीन, एल्केन में से कोई भी आ सकता है और हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज आंसर होते हैं, इसके मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ एक दो। अच्छा, अब लेट्स से कि अगर यू वर गिवन दिस 10 कार्बन कंपाउंड डिकेन C10H22 एल्केन जनरल फार्मूला के हिसाब से, तो इसकी अगर मैं क्रैकिंग कर रहा हूँ, हीट लिखा हुआ है सिर्फ। तो जब आप पेपर में देखोगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के साथ सिंगल रिएक्टेंट है और सिर्फ हीट लिखा हुआ है एरो पे इस तरह से, तो उसकी क्रैकिंग होगी। बट अगर इसके साथ मैं ऑक्सीजन लिख देता हूँ इधर, तो फिर ये कंबशन हो जाएगी। कंबशन इज यूजफुल ओनली बिकॉज इट गिव्स हीट, और उसका में कोई फायदा नहीं, वो CO2 वाटर बन जाता है सारा। लेकिन जो क्रैकिंग है, इट एक्चुअली गिव अस द यूजफुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, स्मॉलर एल्केन, एल्कीन्स विच आर ऑफ ग्रेटर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और बेनिफिट। मैं इस पॉइंट को इधर लिख भी देता हूँ कि स्मॉलर एल्केन, एल्कीन्स जो बनते हैं, दे आर ऑफ ग्रेटर कमर्शियल वैल्यू। क्रैकिंग क्यों करते हैं ये भी आपने याद रखना है। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो केमिस्ट्री का इन्वॉल्व है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। तो उसको करने की रीजन ये है कि बजाय इसके कि आप ये पूरा बड़ा एल्केन जला दें, साड़ दें उसको, आप उसे छोटे कंपाउंड बनाएं और उनको सेल करें सेपरेट, यू गेट मोर प्रॉफिट। एंड डेफिनेटली हर एक कंपाउंड की अपनी अपनी जगह यूसेज है। लेकिन जो वेल्डिंग करने के लिए गैस यूज होती है वो एल्कीन है, क्योंकि उसमें हाई एनर्जी कंटेंट होता है। आप स्टोव गैस यूज करके वेल्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोव गैस इतनी हीट प्रोड्यूस ही नहीं करती। आप देखिए सारा दिन आप स्टोव ऑन करके रखें तो आपका स्टोव कहीं नहीं जाता, वो मेटल को कुछ नहीं होता। बट अगर आप वेल्डिंग वाली गैस उसमें भर के जलाएं तो वेल्डिंग से वो आयरन मेल्ट करता है, बिकॉज इथीन और एल्काइन एसिटाइलिन होती है बेसिकली उसमें, इथाइन, तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। तो आप हर जगह एल्केन यूज नहीं कर सकते, इसलिए उनको करनी पड़ती है क्रैकिंग। अब इसमें अगर एग्जामिनर ने आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं क्वेश्चन में, तो आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई तो आप फिर अपनी मर्जी के प्रोडक्ट बना दें। लेकिन अब जैसे ये प्रोडक्ट मुझे दिखाने, आई नीड टू शो 2 प्रोडक्ट्स, और हाइड्रोजन एग्जामिनर ने मुझे पहले से दिखा दिया, तो इस केस में फिर आपने दोनों एल्कीन बनानी है। जब हाइड्रोजन गैस बनती है बाय प्रोडक्ट, तो बोथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विड बी एल्कीन, उसके बगैर ये बैलेंस ही नहीं होगी। दोनों एल्कीन बनाए और डिफरेंट बनाए, ठीक है, ये नहीं है कि दोनों पेंटीन बना दें, आई डोंट थिंक उससे बैलेंस भी होगा। तो एक आप लेट से 6 कार्बन वाला एल्कीन बना दें, दूसरा 4 कार्बन का, टोटल कार्बन आपने 10 रखने। तो अगर मैं 6 कार्बन के एल्कीन इसको रखता हूँ तो इट वुड बी C6H12, और ये 4 कार्बन के साथ C4H10 हो जाएगा। टोटल हाइड्रोजन हैज टू बी लाइक इक्वल, 12 + 8 20 + 2 22, टोटल कार्बन मस्ट बी इक्वल। तो जब आप हाइड्रोजन गैस बनाओगे बाय प्रोडक्ट में, तो फिर आपके दोनों ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में एल्कीन्स बनेंगे। बट अगर एग्जामिनर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी आपको क्वेश्चन में, और यू आर फ्री टू फॉर्म एनी प्रोडक्ट योरसेल्फ, तो फिर प्रेफरेबली हम एक एल्केन बना देते हैं। हाइड्रोजन नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं, उसमें गलत नहीं है ऑल्दो। अब 8 कार्बन वाला कंपाउंड है, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली, तो मैं एक 5 कार्बन का कंपाउंड दिखा दूंगा और एक 3 कार्बन का, टोटल 8 कार्बन है।
तो 5 कार्बन वाले को लेट से आपने एल्केन बना दिया, so that will be like C5H12, और 3 कार्बन वाले को मैंने एल्कीन बनाया तो वो हो जाएगा C3H6। टोटल कार्बन हाइड्रोजन मस्ट बी इक्वल। तो देखें उसमें 12 प्लस इधर गया, ये तो बहुत गड़बड़ नहीं होगी, 8 2n + 2 करोगे तो 18 रहेगा। इससे मुझे ये 12 + 6 18 और कार्बन 8 हो गए टोटल। इन चीज़ों का बस थोड़ा ख्याल रखना होता है आपने कि अगर आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं क्वेश्चन में तो फिर उसको फॉलो करें, वरना फिर अपनी मर्जी का बनाएं। जनरल फार्मूलाज ठीक होने चाहिए, उसकी बेसिस पे प्रोडक्ट बनाएंगे, गलत फार्मूला नहीं बनना चाहिए। और अगेन क्रैकिंग कर रहे हैं तो उससे बड़ा प्रोडक्ट ना बना दें कि 8 कार्बन का और आगे वैसे तो बन ही नहीं सकता कि 9 कार्बन 10 कार्बन बन जाए। अब जैसे देखें अगर C6H14 है, इसकी मैं क्रैकिंग कर देता हूँ अगर, और एग्जामिनर ने मुझे इधर मीथेन दिखा दिया प्लस उसके साथ ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो अब आपने जब देख लिया कि 1 कार्बन मीथेन इधर आ गया तो फिर मेरे पास 5 कार्बन वाला रह जाएगा। तो 5 कार्बन एल्कीन हमने बना दिया C5H10, तो 10 + 4 14, 5 + 1 6। इस तरह से आपने, ये वो इक्वेशन है जो आप स्टिशियोमेट्रिकली बैलेंस करके लिख रहे होते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने इधर लिखा है इसके लिए सम टाइम आपको बैलेंस्ड इक्वेशन से निकल के सोचना पड़ता है, फिर क्वेश्चन का आंसर पता चलता है। तो अब इट्स बिकॉज वेरी लास्ट मिनट्स मैं उसको नहीं टच करता, कल क्रैकिंग की उस एग्जाम्पल से साथ में थोड़ी सी रिविजन करूंगा, तो उसमें ये पॉइंट ऐड करूंगा कि जब आपको कोई कंपाउंड मिल जाए 1 मोल क्रैकिंग के लिए तो उससे क्या क्या ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शंस आप पिक कर सकते हैं। तो वैसे किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लें। इंटरेस्टिंग बात एक और मैं आपको बताता हूँ कि आज फेस टू फेस क्लास है, लेकिन इस वक्त स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं है, आई एम अलोन रिपोर्टिंग माई सेल्फ। तो अब फिर ये भी हो सकता है कि मैं इसको सारा ऑनलाइन में शिफ्ट कर दूं, लेकिन जब तक मैं ग्रुप में शेयर नहीं करता ये फेस टू फेस और ऑनलाइन है। इसका सिर्फ इशू ये होता है कि बोर्ड पे लिखते हुए रिफ्लेक्शन, लाइट, साउंड, फिर इसकी जो रिकॉर्डिंग सेव होती है वो बड़ा हैवी साइज की हो जाती है, उसको फिर मैं यूट्यूब पे लिंक बनाता हूँ फिर आगे लोड करता हूँ। तो 1-2 दिन अगर आपका मूड नहीं हुआ आने का तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर इसको ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक हो गया बेटा? कोई क्वेश्चन है, पूछनी है, बात करनी है तो बताएं। सर 2 से ज्यादा बन सकते हैं इसके प्रोडक्ट्स हाइड्रोजन को निकाल के? हाइड्रोजन को निकाल के बैलेंस नहीं होंगे, लेकिन अगर 1 मोल ले रहा है एग्जामिनर और इक्वेशन नहीं पूछ रहा तो फिर तो इसके 2 डजन से भी ज्यादा बन सकते हैं। बैलेंस इक्वेशन बनाने में 2 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे अगर हाइड्रोजन नहीं है तो। आप एल्काइन बना के बन सकते हैं, लेकिन एल्काइन हम दिखाते नहीं है इसकी इक्वेशन में सिलेबस के हिसाब से। ठीक हो गया बेटा? चलें, दैट वुड बी ऑल देन। अल्लाह हाफिज। सर ये लाओ।